अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेरी वीडियो। तो सबसे पहले क्या हाल चाल है? ठीक है, खुश हो ना? तो आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का हम स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, ये इतना आसान है, इतना सिंपल है। लोगों ने पता नहीं इसको क्या समझा हुआ है कि पता नहीं कितना मुश्किल है। ये जस्ट ऐसे जैसे हमने कोई जॉब अप्लाई कर दी है या कोई ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 है आयल्स। ठीक है, आयल्स कर लें या पीटी कर लें, दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, आयल्स भी एक लैंग्वेज टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, और पीटी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। तो आयल्स जो है वो रिटन मतलब कि होता है हार्ड फॉर्म में, और जो पीटी होता है वो कंप्यूटर बेस होता है। बस ये फ़र्क है इसमें। और ये पीटी बस थोड़ा सा आसान होता है, आयल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस इसमें, ना ही कोई ना फार्मूले बताए, ना मैथ है, कुछ नहीं है। जस्ट एक इंग्लिश का टेस्ट होता है आपका। ठीक है, आप वो दे देंगे तो आपका अगर डॉक्यूमेंट बन जाएगा, हाँ जी इसको इंग्लिश आती है, तो आप साथ लगा लेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़्यादा होती हैं। जैसे अगर आपने 12th की है तो 12th करने के बाद आपने अप्लाई करना है, तो आपको 5.5 या 6 बैंड चाहिए होते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की अपनी, उसके बाद अप्लाई करना है, तो आपको 6 बैंड चाहिए, 6.5 बैंड चाहिए। तो अगर आपने PhD की फिर 7, ऐसे फिर वो ना लेवल बढ़ता जाता है। तो आपने अपने हिसाब से कर लेना है, देख लेना क्या आपको चाहिए। तो बात कर लेते हैं फिर सेकंड स्टेप के बारे में। जब आपने IELTS या PT कुछ भी कर लिया, तो आपने फिर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़ हैं जैसे सिडनी है, मेलबर्न है, कैनबरा है, पर्थ है, क्वींसलैंड है, ऐसे जितनी हैं उसमें आप अप्लाई कर लें। आप अपने म्यार के हिसाब से यूनिवर्सिटी ढूंढ लें, उधर आप अप्लाई करें। आपकी जब रिक्वायरमेंट वगैरह मीट कर रही हो उधर, तो और फीस का हिसाब भी ठीक हो, तो फिर आप उधर अप्लाई कर दो। ठीक है, जब आपको ऑफर लेटर दे दो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर से ये मतलब होता है कि वो आपको कह रही है कि हाँ जी हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप पढ़ लो आके इधर। ठीक है, तो फिर जब आपका ऑफ़र लेटर आ गया, ऑफ़र लेटर आपको बाय मेल आता है। ठीक है, बाय मेल आने के बाद जब आपको रिसीव हो गया, तो फिर उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको चाहिए होते हैं, सारा कुछ वो आपको एक अलग वीडियो में सारा कुछ दिखाऊंगा। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, जो जो लगाने हैं ना वो आपको सारे दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलो थर्ड स्टेप पे चलते हैं, आ जाओ। से बात कर लेते हैं फिर थर्ड स्टेप के बारे में। जब आपको ऑफर लेटर आ गया, तो आपने फिर यूनिवर्सिटी को आपने ना GTE भेजनी होती है अपनी ना, मतलब कि जो आपके पाकिस्तान में जो रूट्स हैं, मतलब कि आपके बिजनेस है पाकिस्तान में, आपकी ज़मीनें हैं, कुछ भी है आपका ना, मतलब कि जो कारोबार है, कुछ भी जो आपका ना, वो आपने उनको भेजना होता है। तो एज ए प्रूफ के हाँ जी मेरे पास इतने स्टेबल हम हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम ना इधर आकर पढ़ सकते हैं, उसको GTE बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आपने वो भेजनी होती है। हो सकता है कभी कभी यूनिवर्सिटी वाले आपको कॉल कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी करते। तो अगर जब कॉल कर लें वो, तो फिर उन्होंने पूछना होता है कि हाँ जी आपने ये जो साथ लगाए हैं सारा कुछ, मतलब कि आपके कारोबार सारा कुछ, ये क्या कारोबार आपका, उसके अलावा किधर है ये वो सारा कुछ, वो ऐसी चीज़ें पूछते हैं, जस्ट पूछते हैं। ठीक है, इंटरव्यू ये है कि आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, कभी आ जाता है। 99% चांस तक नहीं आता, लेकिन 1% चांस होता है कि आ जाता है कभी कभी। तो चले फिर आगे बात करते हैं फोर्थ स्टेप के बारे में। चले अब चौथे स्टेप के बारे में बात करते हैं। जब आपने GT भी क्लियर कर ली अपनी, मतलब अप्रूव होके आ गई ऑस्ट्रेलिया से आपकी, उसके अलावा ऑफर लेटर भी आपको आ गया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस आपने कहाँ पे जमा करवानी है? कोई भी मनी एक्सचेंज की दुकान है, लोकल से ना करवाना, वो ठगी लगा देंगे आपको, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे, क्योंकि बड़ी अमाउंट होती है, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, इतनी हो सकती है। तो उसके अलावा आपने जाना उधर मनी एक्सचेंज की दुकान पे जो रजिस्टर्ड है, सही है, मतलब आपको पता है लोग आते जाते हैं इधर, उधर जाना है। या फिर आपने वेस्टर्न यूनियन में जाना है, या फिर आपने ऐसा करना है कि आपके कोई दोस्त रहते हैं या कोई रिलेटिव रहता है आपका, या कुछ भी रहता है ना उधर ऑस्ट्रेलिया में, तो आप उसे कहें कि मेरी फ़ीस पे कर दे यहाँ पे, तो मैं आपको ना पाकिस्तान में इधर पैसे पकड़ा दूँगा आपके घर। ठीक है, तो आप पाकिस्तानी अमाउंट भी बना लेना कितने बनते हैं, तो आप उसके घर पैसे पकड़ा देना। ठीक है, तो ऐसे आपका टैक्स वगैरह बच जाता है काफ़ी, तो ऐसा कर लेना। ठीक है, फ़ीस पे हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका COE आएगी। ठीक है, फ़ीस पे करने के बाद तकरीबन 2-3 दिन के बाद ना COE आती है आपकी, कंफर्मेशन इनरोलमेंट बोलते हैं उसे। उसके ऊपर आपकी डेट लिखी होती है, किस डेट को आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये वो हर चीज़ उसके ऊपर लिखी होती है। ठीक है, तो फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलिए आप बात करते हैं फिफ्थ स्टेप के बारे में। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप में ये करना है कि आपने जब आपकी COE आ गई, कंफर्मेशन इनरोलमेंट होगी कि आपकी फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक क्लासेज हैं, वो बता देते हैं कि आपकी ना
3 साल का कोर्स है तो फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक है ये, ठीक है। तो आपने इंश्योरेंस करवानी होती है अपनी, तो वो 3 साल का कोर्स है, 4 साल का, 5 जितनी साल का भी अगर कोर्स है ना, आपने उतने साल की इंश्योरेंस करवानी होती है। तो जब इंश्योरेंस आपने इस हिसाब से करवानी है कि 1 महीना आपका कोर्स से पहले की इंश्योरेंस और आपके उधर जब कोर्स एंड हो रहा हो उधर 1 महीना एंड की इंश्योरेंस हो, ठीक है। तो मतलब 1 महीना बाद की इंश्योरेंस हो, तो ऐसे करवानी इंश्योरेंस। तो फिर अगर नहीं ऐसे करवाओगे तो फिर वीज़ा ऑफिसर आपको ना कहेगा कि आप अपनी इंश्योरेंस मतलब कि ना बढ़ाओ, तो फिर ना वीज़ा जो भी है सारा कुछ करेंगे प्रोसेस आगे। तो फिर इंश्योरेंस होगी, फिर आपको बताते हैं आपने नेक्स्ट क्या करना है। चलिए बात कर लेते हैं आप छठे स्टेप के बारे में। जब आपकी इंश्योरेंस भी होगी और आपकी सीओई भी आ गई है, सब कुछ हो गया, आपकी डेटें भी कंफर्म हो गई, क्या हम जी आपकी ना फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक क्लास ये वो सब कुछ वो क्लियर हो गया, तो फिर आपने क्या करना है कि अपने अकाउंट के अंदर रखनी है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आपने अपने अकाउंट के अंदर ये होता है कि मतलब कि 1 साल का आपका खर्चा होता है, उसके अलावा 1 साल की आपकी फ़ीस होती है। मैं इसके बारे में आपको ना डिटेल में बात समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको बता दूंगा मैं जब ना एक वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा सारी, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट 7वें स्टेप के बारे में, आ जाओ। फिर आपने 7वें स्टेप में करना क्या होता है कि आपने ना एसओपी लिखनी होती है। एसओपी होती है कि आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है कि मैं क्यों जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, मैं किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा रहा, इधर ही क्यों पढ़ने आ रहा हूँ, यही कोर्स क्यों करने आ रहा हूँ, किसी और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा रहा, ये पता नहीं ऐसे अजीबोगरीब सवाल होते हैं, ठीक है। वो आपने क्लियर करने होते हैं इसके अंदर सारे। कोई वीज़ा ऑफिसर का आपने पूरा मुतमिन करना होता है कि हाँ जी मैं क्यों आ रहा हूँ, क्यों पढ़ने आ रहा हूँ इधर, उसके अलावा मैं इधर रहूँगा नहीं, मैं वापस आऊँगा अपने वतन में आऊँगा, ये वो हर चीज़ आपने इसमें क्लियर करनी होती है कि जब वीज़ा ऑफिसर आपकी वो स्टेटमेंट सारी पढ़े तो वो उससे एग्री हो जाए, फिर आपको वीज़ा दे दे, ठीक है। तो वो आपने बड़े ध्यान से लिखनी होती है, खुद लिखनी है या खुद लिख लो, जैसे भी करना, ठीक है। मेरा तो यही है कि आप खुद ही लिखो कि आपने ना उसके अंदर हर चीज़ को क्लियरली बताओ और उसके बाद फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। चलो आपको 8वें स्टेप के बारे में बता। चलिए अब बात करते हैं 8वें स्टेप के बारे में। जब आपकी इंश्योरेंस होगी, आपके अकाउंट के अंदर बैंक स्टेटमेंट आ गई, आपकी हर चीज़ ओके हो चुकी है, तो फिर आपने ना अपना वीज़ा फाइल करना एम्बेसी के अंदर, ठीक है। एम्बेसी को ये बताना है कि मैं उधर पढ़ने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, ये वो कि मुझे वीज़ा दे और मेरी हर चीज़ ओके हुई पड़ी है तो मुझे जाने दें। तो फिर इसका मकसद ये होता है कि एम्बेसी आपकी सारी वेरिफिकेशन करती है, हर चीज़ करती है, तो फिर वो आपको फिर वीज़ा इशू करती है, तो फिर आप जाते हो, ठीक है। पहले आपने सारा प्रोसेस कर लिया कि आपने एडमिशन वगैरह हर चीज़ ओके कर ली, इंश्योरेंस करवा ली, फिर उसके बाद आपने एम्बेसी के पास जाना है कि हाँ जी मेरी हर चीज़ हो गई है, अब मुझे ना वीज़ा ग्रांट करें, ठीक है। और आपने साथ में स्टेटमेंट भी सारी लिख देनी है, एसओपी जो कहते हैं, ठीक है, वो भी आपने साथ देनी है। तो अप्लाई कैसे करते हैं वीज़ा एम्बेसी में, ये नहीं कि आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं एम्बेसी के अंदर, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपने ऑनलाइन करना है अप्लाई। इमी अकाउंट आप सर्च कर लेना गूगल के अंदर, इमी अकाउंट होता है, वो आपने बनाना होता है। वो जब बना लेंगे आप तो वो एक फ़ाइल की तरह होता है, वो मतलब कि उसमें सारा बताते हैं कि आप कितने बहन भाई हैं, आप ये वो हर चीज़ मतलब उसके अंदर होती है। तो वो आपने सारी ना ध्यान से आपने ना उसको फिल करना है। वो फिल करने के बाद फिर आपने ना उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। जैसे आप कोई चीज़ अपलोड नहीं करते किसी चीज़ के मतलब कि किसी ऐप के अंदर कोई अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं आपने। आपके जीटी के डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा आपके सीओई है, आपकी इंश्योरेंस है, जो सब कुछ आपने उसके अंदर अपलोड कर देने हैं। जब अपलोड कर दी तो उसके बाद फिर आपने ना सबमिट जब करवानी है एम्बेसी को, तो फिर एम्बेसी आपसे फ़ीस मांगेगी अपनी, ठीक है। एम्बेसी फ़ीस मांगेगी मतलब कि $630 फ़ीस है उसकी ऑस्ट्रेलियन। तो जब मैंने जमा करवाई थी तब तो थी तकरीबन 80-90 हज़ार थी मेरी जब मैंने जमा करवाई थी। अब लाख के ऊपर से हो गई क्योंकि डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया है, तो फिर आप उस हिसाब से देख लेना। जब आपने फ़ीस जमा करवा दी है, फ़ीस जमा करवाने के बाद एम्बेसी की, तो फिर उसके बाद आपके कह लो कि वीज़ा अप्लाई हो गया, आपके डॉक्यूमेंट हर चीज़ एम्बेसी के पास पहुंच गई, आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका है। तो फिर आप बताते हैं आपने नेक्स्ट क्या करना है। जब ये सब कुछ आपने कर लिया, सबमिट करवा दी, अपनी फ़ाइल हर चीज़ हो गई है, तो फिर उसमें से ना आपको 2 डॉक्यूमेंट निकालने हैं, वो खुद ही फिर आपको मिल जाएंगे। क्या नाम है, एक बायोमेट्रिक का, एक मेडिकल का, ठीक है। तो वो उसके अंदर होंगे, तो वो आप पुल कर लेना, पुल करके तो आप ना वो प्रिंट निकलवा के उसका, तो आप अपना बायोमेट्रिक और मेडिकल करवा लेना। तो वो भी बताते हैं मेडिकल और बायोमेट्रिक कहाँ से करवाना है। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आ जाओ। चलिए अब बात कर लेते हैं मेडिकल के बारे में। तो
तो मेडिकल मैंने करवाया था विल केयर हॉस्पिटल लाहौर से। तो ये एम्बेसी रेफ़र करती है कि आपने विल केयर में करवाना है, कहाँ से करवाना है। वो उसने कुछ हॉस्पिटल बताए होते हैं या कुछ क्या नाम है लेबॉर्ट्री बताई होती हैं, तो आपने वहाँ से करवा लेना है। तो लाहौर से भी हो जाता है, इस्लामाबाद से, कराची से, जहाँ से मर्ज़ी करवा लें, ठीक है। तो फिर मैं उसमें होता क्या है मेडिकल में, आपका आई टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उसके अलावा फुल बॉडी मतलब टेस्ट होता है आपका सारा, और चेस्ट का टेस्ट होता है कि इसमें कोई रेशे वगैरह तो नहीं कुछ भी। उसके अलावा काफ़ी मतलब कि हाइट वेट होता है सारा कुछ, वो टेस्ट आप करते हैं। करने के बाद फिर आपका ना सारा वो टेस्ट बना के वो आपकी ना रिपोर्ट एम्बेसी को भेज देते हैं, ठीक है। आपको कोई लेने देने की ज़रूरत नहीं है। 23,000 रुपये लगता है मेडिकल करवाने में। अब हो गया तकरीबन 30-35 हज़ार हो गया होगा, क्योंकि मैंने 1 साल पहले करवाया था। तो अब बात कर लेते हैं फिर बायोमेट्रिक के बारे में। चलें आइए, चलिए अब बात करते हैं बायोमेट्रिक के बारे में। बायोमेट्रिक आप कराची से करवा सकते हैं, लाहौर से और इस्लामाबाद से, ठीक है। तो आप इसका ना गूगल पे सर्च कर लेना, तो जिधर आपको स्लॉट मिल जाए तो आप वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। जब मैंने करवाया तब तो बहुत ज़्यादा ना मसला था कि लोगों ने बहुत अप्लाई किया हुआ था, तो स्लॉट नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिल जाएगी इजीली, कुछ नहीं होता। तो फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके 10 की 10 उंगली ना वो लगाएंगे उसके ऊपर, तो स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद फिर वो आपके सारे जो फिंगरप्रिंट हैं वो एम्बेसी को भेज देंगे। जब एम्बेसी को भेज देंगे तो फिर वो आगे अपना प्रोसेस करेगी। तो यहाँ तक फिर मेडिकल और बायोमेट्रिक हो गए। फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं आगे। जब आपका बायोमेट्रिक भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, हर चीज़ ओके होगी, तो फिर आपने भला क्या करना है, फिर आपने बस दुआ करनी है कि या अल्लाह फ़ीसा ला दे, मेरा फ़ीसा ला दे, ठीक है। नमाज़ पढ़ने के बाद सोते उठते बैठते हर वेले दुआ करनी है, ठीक है। अच्छा, और मैं एक बात भूल ही गया, हाँ जी, आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है, ठीक है। इंटरव्यू की कॉल आपको जब आए तो आपको आएगी सिम पे, ठीक है, मोबाइल पे। तो उनके 2 नंबर हैं वैसे के, एक पीटीसीएल का नंबर है, एक जियाद का नंबर है, ठीक है। तो आपको दोनों नंबर मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, तो आप देख लेना। तो आप गूगल पे भी कर सकते हैं सर्च कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन एम्बेसी का जो नंबर है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। उन दोनों नंबरों से कॉल आएगी। तो मुझे दोनों नंबरों से कॉल आई थी, ठीक है। तो आपको वो भी स्टोरी सारी सुनाऊंगा क्या था हिसाब था इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू बस आपने जस्ट कूलों को देना है, कोई कुछ भी नहीं उसमें ना मसला नहीं होता। आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन भी सारे वो भी बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, तो वो भी एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, आ जाओ। लास्ट और फाइनल स्टेप ये है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, ना करे, तो फिर कुछ नहीं होता उसमें। सिर्फ आपकी जो एम्बेसी की फ़ीस है ना, जो आपने पे की होती है 1 लाख रुपया, तो वही आपकी ज़ाया जाएगी, या मेडिकल या बायोमेट्रिक के पैसे ज़ाया जाएंगे। कह रहे हो 1-1.5 लाख का नुकसान होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। तो फिर हो सकता है डॉलर महंगा हो जाए तो आपकी फ़ीस ज़्यादा रिटर्न होके आ जाए, तो वो भी नुकसान ना हो, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आपका वीज़ा लग जाए, ग्रांटेड की आपको मेल आ जाएगी, तो फिर आप चले जाएंगे, हमारी जान छोड़ देंगे, तो फिर क्षमा कर देना हमको, ठीक है। तो फिर ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे आपको ना बता देंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जो भी करना कर दो यार, ठीक है। फिर ओके, फिर बाय। I can feel the blood creeping up from the heathens, got